नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श की इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। युवा साथियों, हम सभी जानते हैं कि 1 जुलाई से नवीन शैक्षणिक सत्र जो है वो शुरू हो गया है। इस वर्ष उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी नवप्रवेशित छात्र थे उनके लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सभी विश्वविद्यालयों में, सभी महाविद्यालयों में ये प्रोग्राम रहा और इसके पीछे उद्देश्य ये था कि जो नए विद्यार्थी हैं, जो स्कूल से कॉलेज की ओर आने वाले हैं, तो कॉलेज के माहौल को वो समझ सकें। कॉलेजेस में किस प्रकार की गतिविधियां होती हैं, किस प्रकार कार्यक्रम होते हैं, उस पूरे कार्यक्रम को एक संक्षेप में 3 दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास किया गया था। एक सामान्य कहावत अंग्रेजी में आप लोगों ने भी सुना होगा कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। हम स्कूल एजुकेशन में उस तरह से दक्ष नहीं हो पाते हैं जो हम कॉलेज में आके दक्ष होते हैं। कारण ये है कि जब हम कॉलेज में आते हैं तब तक हम लगभग 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होते हैं या करने वाले होते हैं, तो बहुत सारे डिसीजन लेने के लिए हम स्वतंत्र होते हैं और ऐसे सारे डिसीजन कॉलेज के उस माहौल में कुछ गलत ना हो जाए, कोई ऐसा स्टेप हम ना उठा लें कि उसका दूरगामी परिणाम हमारे दृष्टि से जो है वो हमारे खिलाफ जाए। तो इस तरह की कई सारी संभावनाएं इसमें रहती हैं और उनसे कैसे बचा जाए, उन सब से क्या ऐसे प्रयास किए जाए जिससे कोई नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं आए। उसी दृष्टि से, उसी उद्देश्य को लेकर ये दीक्षारंभ कार्यक्रम प्रत्येक महाविद्यालय में किया गया। एक जो तकनीकी समस्या इस कार्यक्रम के साथ थी वो ये थी कि चूंकि इस समय लगभग सभी विश्वविद्यालयों में एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ाम के कारण सभी जो महाविद्यालय हैं या विश्वविद्यालय हैं, वहाँ नव प्रवेशित जो विद्यार्थी हैं, जो नए छात्र हैं, जिन्होंने इस बार फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, वे आ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी कोई क्लासेज भी नहीं चल रही हैं। ऐसे में उनको एकत्रित करके सारी जानकारी उन तक पहुँचाना यह भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन फिर भी चूंकि शासन का आदेश है वो कार्यक्रम करना है तो वो किया गया। लेकिन मैं समझता हूं कि वो सभी छात्रों तक वो सूचना नहीं पहुंची, इसीलिए इस चैनल के माध्यम से मैं आपको उस प्रोग्राम की कुछ खास बातों पर फोकस करना चाहूँगा। ये प्रोग्राम उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो इस वर्ष यूजी में या पीजी में प्रवेश लेने वाले हैं। बहुत से विद्यार्थी मुझसे चैट बॉक्स में जाकर प्रश्न कर रहे हैं कि किस प्रकार हम यूजी 4th ईयर में जाएंगे या किस प्रकार हम पीजी प्रोग्राम में जाएंगे, ऑनर्स की प्रोग्राम क्या है, ऑनर्स विद रिसर्च का प्रोग्राम क्या है, किस प्रकार इनके एडमिशन होंगे, कब होंगे, वो सारी चीज़ें वो लगातार पूछ रहे हैं। और साथ ही साथ जो फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थी हैं, फर्स्ट ईयर में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो मेजर सब्जेक्ट चुनने का चैलेंज है। मेजर और माइनर सब्जेक्ट चुनते समय आपको विशेष ध्यान रखना है, जो भी फर्स्ट ईयर में विद्यार्थी इस वर्ष प्रवेश ले रहे हैं, क्योंकि यही आगे आने वाले समय में आपका मूल आधार बनने वाला है। जो आप इस वर्ष मेजर सब्जेक्ट चयन करेंगे फर्स्ट ईयर में, वही आप जब ऑनर्स और ऑनर्स विद रिसर्च 4th ईयर में करने की कोशिश करेंगे या उसको करना चाहेंगे तो ये सिलेक्शन आपका वहाँ काम आने वाला है। अदरवाइज आप अन्य विषय में अगर चाहें कर सकें तो वो आप ऑनर्स और ऑनर्स विद रिसर्च नहीं कर सकते हैं। इसके संबंध में एक वीडियो मैंने इतिहास विमर्श में पहले दिया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। एक आपको एक माइंड सेट करने के लिए वो काफ़ी मदद करेगा। हम बात करते हैं नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों की। जो विद्यार्थी नए इस वर्ष महाविद्यालय में आ रहे हैं तो उनको किन किन खास बातों का ध्यान रखना होगा। कॉलेज और स्कूल के माहौल में एकदम से अंतर होता है। हम जैसे कॉलेजेस में देखते हैं कि सभी प्रकार की टोका टाकी शिक्षक भी करते हैं, या जो हम कॉलेज में एंटर होते हैं उसके बाद मेन गेट बंद कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की कॉलेजेस में जो व्यवस्थाएं वो नहीं होंगी। जो स्कूलों वाली व्यवस्थाएं हैं, जो आपको एक जगह से सारी सूचनाएं मिल जाया करती थी, उस तरह की कॉलेज में नहीं होंगी। यहाँ सूचनाएं आपको स्वयं अर्न करनी होंगी। आप स्वयं ही सूचनाओं को प्राप्त करेंगे, तभी आप उनका लाभ उठा पाएंगे। आपके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए हायर एजुकेशन ने पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है। आपके यानी जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं और शैक्षणिकतर गतिविधियां जो भी हैं वो सभी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार विद्यार्थी ये सोचते हैं कि हमें अपने विषय से मतलब है, हम अपनी क्लास लेंगे और निकल जाएंगे।
तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे इसमें इस प्रकार के नवाचार हैं जो आपके संपूर्ण डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। NEP 2020 में जो विशेष 2 नवाचार हैं वो यही हैं, एक इसका फील्ड प्रोजेक्ट वाला पार्ट है और एक इसका वोकेशनल सब्जेक्ट्स वाला पार्ट है। ये आपको एक अतिरिक्त मौका देते हैं अपने व्यक्तित्व के निर्माण करने के लिए और आप अपने लिए कैसा भविष्य चुनना चाहते हैं उसके लिए। हम सब जानते हैं कि शॉर्टकट का कोई यानी लाभ नहीं है, शॉर्टकट से हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जीवन में कई सारे तरह की चुनौतियां आती हैं। सार्वजनिक जीवन में जब हम जाते हैं तो हम पहले से ही इतने परफेक्ट हो जाएं कि हम जब कॉलेज पास आउट करेंगे तो उसके बाद हम जब सार्वजनिक जीवन में जाएंगे, किसी प्रकार का व्यवसाय करेंगे या किसी प्रकार का जॉब करेंगे, तो उसमें हमें किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसलिए इस पूरे प्रोग्राम को, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है जिससे एक विद्यार्थी का संपूर्ण विकास हो। इसमें कुछ खास चीज़ें हैं विषय चयन के लिए। मैंने जैसे आपको बोला कि उसमें मेजर, माइनर और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको चुनना है। तो इसमें मेजर सब्जेक्ट आप जब भी चुनें, जो भी आपको जिस विषय में चाहिए, BA, BSc, BCom, BHSC, BBA, BC, जो भी, उसमें जो आपने मेजर सब्जेक्ट चुना है वो ऐसा सब्जेक्ट चुनें। चाहे इसके लिए आप पहले काउंसलिंग कर लें, कॉलेजेस में संपर्क कर लें, अपने बड़ों से, सीनियर से बात कर लें कि आपके लिए भविष्य में कौन सा विषय आगे बढ़ने लायक है, या किस में आपको आगे PG करना है, या रिसर्च में जाना है, या आपको आगे कोई और काम करना है। तो कौन से विषय को लेके आप बढ़ेंगे वो आपको पहले ही तय करना पड़ेगा इसी वर्ष। तो एक तो ये चैलेंज है। दूसरा, इसमें जो प्रोग्राम है मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव के अलावा आपको फाउंडेशन कोर्स के 2 पेपर होने हैं, सभी के लिए कंपलसरी हैं, और फील्ड प्रोजेक्ट और इंट्रेंस और वोकेशनल सब्जेक्ट्स के, इनमें से भी आपको एक एक प्रोग्राम लेना पड़ेगा। जो फील्ड प्रोजेक्ट है उसमें केवल आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी पड़ेगी, और जो वोकेशनल सब्जेक्ट के पेपर हैं उनमें से किसी एक पेपर को आपको लेना है जिसका आपका पेपर भी होगा, साथ ही साथ एक आपको उसकी फाइल भी तैयार करनी होगी। ऐसे पूरा प्रोग्राम है। आप चाहें तो पुरानी वीडियो में उसको देख सकते हैं कि कितने नंबर का रहता है, कैसे रहता है, परीक्षा का पैटर्न कैसा है। ये सारी चीज़ें आपको पिछले वीडियो में इसी इतिहास विमर्श पर यूट्यूब पर मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो नए आपने प्रवेश लिया है, अभी बहुत सारे विद्यार्थी महाविद्यालय में संपर्क कर रहे हैं। चूँकि मैंने बताया कि इस समय एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना चाहते हैं। जो पहले और दूसरे चरण में जो 2 राउंड के भी एडमिशन कंप्लीट हो चुके हैं, उनमें उन्होंने प्रवेश लिया है। वे विद्यार्थी अपने डॉक्यूमेंट्स महाविद्यालय में सबमिट करना चाहते हैं। बहुत जल्द वो आपके जो भी पेपर्स हैं वो महाविद्यालय में सबमिट किए जाएंगे। इस बीच आप महाविद्यालय में यदि अभी आ रहे हैं तो आप महाविद्यालय को समझने की कोशिश करें। प्रत्येक महाविद्यालय में लाइब्रेरी है, आप लाइब्रेरी को चेक कर सकते हैं, घूम सकते हैं, उसको देख सकते हैं। एक पूछताछ की विंडो है जो इंक्वायरी के बारे में आपको जानकारी देगी। विभिन्न प्रकार की जो भी जानकारियां हैं, स्कॉलरशिप्स इत्यादि की, वो सब आप अपने स्वयं देखें। आपको बताएगा कोई नहीं। वहाँ आपके सूचना बोर्ड पे एक सूचना लगी होगी, या कॉलेज की जो वेबसाइट्स हैं उन पे जानकारी होगी, आपको जाके स्वयं सर्च करना होगा। कई बार विद्यार्थी ये कहते हैं कि हमें तो जानकारी मिली नहीं, तो यहाँ देगा कोई नहीं, आपको स्वयं लेना है। प्रत्येक महाविद्यालय में खेल की गतिविधियाँ होती हैं। आप जो भी गेम खेलते हों उन गेम्स के बारे में सारी जानकारी आपको कॉलेज में मिल जाएगी। जो उसकी फैकल्टी हैं, जो स्पोर्ट्स टीचर हैं, वो आपको इस बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साथ NSS और NCC ये अधिकांश महाविद्यालयों में है। इस बार मैं ये बात और आपको बताना चाहूँगा, जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं खास तौर पर, NSS और NCC ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में आप चयन भी कर सकते हैं। NSS, NCC या स्पोर्ट्स, इनको आप एक पेपर के रूप में भी पढ़ सकते हैं, 3rd पेपर के रूप में। तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। आप चाहें तो पुरानी वीडियो इतिहास विमर्श में देख सकते हैं। मैंने इस पर सेपरेट कई सारे वीडियो बनाए हैं, आप उनके बारे में जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। तो ये आपके जो व्यक्तित्व निर्माण है, आपका जो विद्यार्थी के चरित्र और व्यक्तित्व के निर्माण में ये संस्थाएं बहुत बड़ा रोल निभाती हैं, NSS, NCC या स्पोर्ट्स। तो इसमें कैसे लें, इस एक विषय के रूप में कैसे लें, इसके कौन कौन से लाभ हैं, साथ ही साथ NSS और NCC में A, B, C सर्टिफिकेट कब मिलते हैं, उनके क्या लाभ हैं, इनके अदर और कौन कौन से
लाभ इसमें हो सकते हैं इन संस्थानों से जुड़ के, उसके लिए कैसे पंजीयन फॉर्म भरा जाता है, उसकी फीस वगैरह कुछ है नहीं क्योंकि निःशुल्क हैं दोनों ही चीज़ें। लेकिन इसमें यह है कि चूंकि प्रत्येक महाविद्यालय में विद्यार्थी ज़्यादा होते हैं और इन एनएसएस और एनसीसी में आपको सीमित संख्या में जगह होती है। किसी महाविद्यालय में 1 यूनिट होती है, किसी में 2 और बहुत हुई तो किसी में 3 यूनिट। 1 यूनिट में 100 बच्चे होते हैं और वो तीनों वर्ष के बच्चे उसमें होते हैं, बल्कि पीजी के भी उसमें विद्यार्थी होते हैं। तो 100 सीटों के अगर मान लो एक ही यूनिट है तो अधिकतम 50 सीट ही फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए होंगी, तो क्योंकि बाकी 50 जो हैं वो अन्य पुराने विद्यार्थियों के लिए होंगी। तो इसलिए आप पहले आओ पहले पाओ वाली स्थिति में ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एडमिशन ले लिया तो अब आपको सबको एनएसएस या एनसीसी मिल ही जाएगी, उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। और जब सीमित संख्या होती है तो उसमें विभिन्न प्रकार के आपको परीक्षण में भी सम्मिलित होना पड़ेगा। जब आप बिल्कुल टॉप होंगे तभी जाके आपको उसमें मौका मिलेगा। और यदि आप एक बार उसमें आ गए तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप स्वयं भी महसूस करने वाले हैं। तो आप ये एनएसएस एनसीसी के बारे में भी इसको ज़रूर देखें। अपने महाविद्यालय में आप गए हैं तो इनकी यूनिट्स के बारे में जानकारी लें, इनके कार्यक्रम अधिकारियों के बारे में जानकारी लें, जिससे आपको अपना भविष्य चुनने में या अपना विषय चुनने में एक मदद मिल सकेगी। साथ ही साथ प्रत्येक संस्थान की एक अपनी प्रकृति होती है, एक अपनी संस्कृति होती है। तो उस संस्थान में जिसमें आपने एडमिशन लिया है उसका क्या प्राचीन इतिहास रहा है, किस प्रकार से उसमें लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, किस प्रकार की वहाँ फैकल्टी है, ये सारी जानकारी भी आपको इस बीच में लेनी चाहिए। आपको जानकारी उनकी वेबसाइट से भी मिलेगी और आपके जो सीनियर्स उसमें कॉलेजेस में मिलेंगे आपको, उनसे भी वो जानकारी आप ले सकते हैं। तो इन्हें भी आप लें। अन्य संकायों के साथ जो जैसे बीए वाला लड़का बीकॉम वाले या बीकॉम वाले बीएससी वाले, जो भी आपके कॉलेज में जितने भी विषय चल रहे हैं उन सभी के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि आपके भी कई परिचित ऐसे होंगे जो कॉलेज के लिए भटक रहे होंगे कि उनको कोई अच्छा सा संस्थान मिले, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं एडमिशन के, तीसरा सीएलसी राउंड शुरू हो रहा है, तो उसमें भी आप प्रयास कर सकते हैं। सीएलसी राउंड में एडमिशन के बारे में भी मैंने वीडियो बनाए हैं, तो आप चाहें तो उनसे भी मदद ले सकते हैं। आपके सारे जो एडमिशन की प्रोसेस है वो ऑनलाइन हुई है, तो उसका जो एक सेट आपका है वो आप अपने पास रखें। इसी बीच में आपके नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी होगी, उसके लिए भी आपको एक सेट उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो वो सारी तैयारी आप पहले से रखेंगे तो आपको बाद में किसी प्रकार के पेपर के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जो भी आपने फीस सबमिट की है, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, जो आपने ऑनलाइन स्कैनिंग करके उसकी वेरिफिकेशन कराया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक सेट अपने पास अवश्य रखें। कई महाविद्यालयों में हॉस्टल की व्यवस्था है, तो उस हॉस्टल की व्यवस्था को भी आप पहले तय करें, उसको चेक कर लें कि हॉस्टल की व्यवस्था है तो किस प्रकार से मिलता है, उसको देख लें। स्कॉलरशिप्स के बारे में भी जानकारी ले लें। अधिकांश विद्यार्थी स्कॉलरशिप्स को लेके परेशान रहते हैं, तो सभी महाविद्यालय में लगभग स्कॉलरशिप्स की व्यवस्था है। तो वो कब मिलती है, कैसे मिलती है, साथ ही साथ शासन की कुछ योजनाओं के अंतर्गत मेधावी विद्यार्थी हैं, गांव की बेटी इत्यादि इस तरह के जो प्रोग्राम हैं उनमें भी फीस माफ की व्यवस्था है। तो कैसे है क्या है, ये आपको वहाँ जो इंक्वायरी विंडो है वहाँ से वो पूरी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ आप जो लाइब्रेरी है महाविद्यालय की उसको ज़रूर भ्रमण करें, उसमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकें होती हैं जिनसे आपको लाभ मिलेगा। कैरियर परामर्श के लिए भी वहाँ एक विवेकानंद कैरियर प्रकोष्ठ लगभग सभी महाविद्यालय में होता है, तो वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। किस प्रकार आप रोजगार के लिए प्रयास कर सकते हैं उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ सभी महाविद्यालय में होती हैं। ये हायर एजुकेशन का प्रोग्राम है। सितंबर और अक्टूबर माह में यूथ फेस्टिवल्स का आयोजन होता है। इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं, कविताएँ हैं, खेल हैं, आपके जो चित्रकला है, मूर्ति कला है, आपके नाटक हैं, निबंध हैं, प्रश्नोत्तरी वाले कार्यक्रम हैं, तरह तरह के कई सारे कार्यक्रम होते हैं। तो वो प्रोग्राम क्या हैं, कैसे हैं, कौन करता है, हर एक महाविद्यालय में एक कल्चर कोऑर्डिनेटर हैं, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी रुचि का विषय है आप उसमें भाग ले सकते हैं। तो आप नए विद्यार्थी हैं, आपको बहुत सारी जानकारियों की आवश्यकता है। बहुत जल्द आपके क्लासेस भी विधिवत शुरू होंगे। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं वो क्लासेस में भी आप ज़रूर जाएं। पहली क्लासेस आप ज़रूर अटेंड करें जो नए विद्यार्थी हैं,
क्योंकि आपको कॉलेज के बारे में जानकारी मिलती है। सिलेबस सभी ऑनलाइन आप निकाल सकते हैं। एमपी हायर एजुकेशन की वॉल से सारे सिलेबस उपलब्ध हैं। जो भी आपने मेजर माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया है उसके सिलेबस उपलब्ध हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। आप उनसे संबंधित जो लिटरेचर है वो भी मार्केट में भी उपलब्ध है, आपकी लाइब्रेरी में भी है, तो आप वहाँ भी उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लाइब्रेरी कार्ड बनवा लें तो आपको वहाँ से जो बुक्स हैं वो इशू हो जाएंगी। तो ये चीज़ हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा पीजी क्लासेस के लिए। जो पीजी क्लासेस में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी हैं, जो 3rd ईयर पास आउट हैं या जो 4th ईयर यूजी में प्रवेश लेने वाले हैं, उनके लिए मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। उनको लेके विद्यार्थी काफ़ी परेशान हैं, तो उसको फोकस करें। आप इस स्क्रीन पर ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस समाचार पत्र में कुछ विशेष बातें आई हैं। अभी पूरी बात अभी आई नहीं है, बहुत जल्द उसके बारे में जानकारी मिलेगी। बहुत से विद्यार्थी पूछ रहे थे कि यूजी 4th ईयर में यदि हम एडमिशन लेना चाहें तो हमें क्या करना होगा। बहुत जल्द इसका प्रोग्राम आने वाला है और हो सकता है अगले 5-7 दिन में वो प्रोग्राम आपके सामने हो। तब तक के लिए ये जो समाचार है इसके आधार पर हम चर्चा करें तो किस प्रकार का वो प्रोग्राम रहने वाला है, उस पर एक डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं, हम अपना मानस तैयार कर सकते हैं कि उसमें होना क्या है। तो आप ध्यान दें स्क्रीन पर, ये कुछ बात है इस समाचार पत्र के माध्यम से। यूजीसी ने पीजी प्रोग्राम के लिए करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क जारी किया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो छात्र 3 साल का बैचलर प्रोग्राम करेंगे उनके लिए पीजी का 2nd ईयर रिसर्च आधारित होगा। इसी के साथ 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड बैचलर मास्टर्स डिग्री यूजी प्रोग्राम भी शुरू किया जा सकता है। 3rd ईयर यूजी से 2 ईयर पीजी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी सूचना है। ऐसे छात्र जो 3rd ईयर यूजी करने के बाद 2 ईयर पीजी प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, उनके सामने 3 विकल्प रहेंगे। पहला यह रहेगा कि वे 3rd और 4th सेमेस्टर में केवल कोर्स वर्क करें। दूसरा विकल्प यह रहेगा कि वे 3रे सेमेस्टर में कोर्स वर्क और 4थे सेमेस्टर में रिसर्च करें। तीसरा विकल्प भी है, उसमें 4थे और 3रे सेमेस्टर में केवल रिसर्च करने की पात्रता रहेगी। इसी प्रकार 1st ईयर पीजी वाले विद्यार्थी क्या करेंगे, उनके लिए भी एक इस समाचार पत्र में जानकारी है। 1st ईयर पीजी करने वाले ऐसे विद्यार्थी जो 4th ईयर पीजी प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे, वे पहले विकल्प के तहत केवल कोर्स वर्क कर सकेंगे, दूसरे विकल्प के तहत रिसर्च और तीसरे विकल्प के तहत कोर्स वर्क और रिसर्च दोनों कर सकेंगे। तो अभी जो मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था, आप इस वीडियो को देखें जो यूजी 4th ईयर के लिए है, जिसमें ऑनर्स और ऑनर्स विथ रिसर्च कैसे करना है, उसमें मिनिमम कितने क्रेडिट पॉइंट होना चाहिए, मिनिमम कितने उसमें ग्रेड पॉइंट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें आपको जानकारी मिलेगी। और उनके लिए प्रोग्रामिंग जो अभी तैयार की जा रही है, किस प्रकार से उसका प्रोग्राम रहने वाला है। जो 3rd ईयर में क्विट कर रहे हैं इस वर्ष, वे 2 वर्षीय पाठ्यक्रम पीजी का उसमें ले सकते हैं भाग, और उसमें भाग लेने के साथ उनके लिए जो विकल्प दिए गए हैं कि 3rd और 4th सेमेस्टर में 4 सेमेस्टर इसमें होने वाले हैं, जो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है पीजी का, तो उन 4 वर्ष में वो 4 सेमेस्टर में जो लास्ट के 2 सेमेस्टर हैं 3rd और 4th, उसमें आप कोर्स वर्क और रिसर्च वर्क कर सकते हैं। उनके लिए अलग अलग है, 3rd में कोर्स वर्क, 4th में रिसर्च वर्क, या 3rd और 4th में आप दोनों चीज़ें भी कर सकते हैं। इसी प्रकार जो यूजी 4th ईयर वाला उसमें है विषय, तो उसमें भी किस प्रकार आपको लेना है। इसके बाद आपको 1 वर्षीय पीजी कार्यक्रम में हिस्सा लेना होगा, तो वो पूरा का पूरा रिसर्च बेस्ड होगा। तो वो नए कार्यक्रम में बहुत जल्द उसकी पूरी सूचना आएगी, पूरा उसका सिलेबस सामने होगा और हम उस पर बात करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आपकी कोई समस्या है, जिज्ञासा है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर चर्चा कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ये सूचना पहुँचे। अभी उनके पास जानकारी नहीं है, क्योंकि कॉलेजेस अभी उस प्रकार से लगे नहीं है, प्रारंभ हुए नहीं हैं, तो विद्यार्थी परेशान हैं। तो वो इस वीडियो के माध्यम से कुछ उनको जानकारी मिल सकती है। इस वीडियो में
चूँकि मेरा विषय इतिहास है तो इतिहास से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ हैं। आप जो प्रोजेक्ट कार्य करने वाले हैं, प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और कम्युनिटी इंगेजमेंट, तो उसकी फ़ाइल कैसे तैयार होती है, कैसे विषय का चयन होता है, वो सब इसमें आपको मिलेगा। इतिहास विमर्श पे आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वो सारी की सारी वीडियो इसमें मिलने वाली हैं। साथ ही साथ वोकेशनल सब्जेक्ट के अंतर्गत फ़ाइल कैसे बनानी है, मैंने व्यक्तित्व विकास से संबंधित एक फ़ाइल इसमें बना के उसकी पूरी दिखाया है, जिससे आप किसी भी विषय पर आप अगर फाइलिंग करना चाहें, किस प्रकार से उसकी फ़ाइल तैयार करनी है, तो आप इसके आधार पर उस फाइल को तैयार कर सकते हैं। ये सारी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप इसीलिए इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में, सभी महाविद्यालयों में ये कोर्स चल रहे हैं, सभी विश्वविद्यालयों में कोर्स चल रहे हैं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो उनके साथ इसको शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करें। यदि इतिहास विमर्श पर आप पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार आप आए हैं इस चैनल पर, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मैं जो भी सूचनाएं लाता हूं वो सबसे पहले आपको मिलें। आपकी जो जिज्ञासा हैं उनके समाधान के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में चर्चा जरूर करें। समय मिलने पर मैं उसका जवाब दूंगा। यदि आप मेरे महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं तो आप मुझसे कॉलेज में भी संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ हम फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।